करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। 4 करंट अफेयर्स आपके सामने हैं और आज बेटा शुद्ध हिंदी में है। हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में इन चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला है धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ पर डाली गई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त की बीमारी और अशक्त जमानत का अधिकार है। भाई अगर इसको कोई बीमारी है या कुछ है तो भैया इसको जमानत का आधार यही बन सकता, और कोई चीजें हैं नहीं। धन शोधन 2002 और जनवरी 2003 में इसको मतलब बनाया, 2002 में किया था, 2003 से इसको रेगुलेट किया गया। धन शोधन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए क्यों है, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक मनी है, उसको हम रेगुलेट कर पाए। धन शोषित धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना। अब जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया, उससे आपने संपत्ति पाई है, उसको सरकार अपने पास रख ली। भारत में धन शोधन से जुड़े किसी भी अन्य मुद्दों को निपटने के लिए अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उससे रिलेटेड सारे मुद्दों से निपटने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अधिनियम की धारा 3 है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीजों को परिभाषित किया गया। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित किसी प्रक्रिया गतिविधि में लिप्त होता है या जानबूझकर सहायता करता है, जानबूझकर एक पक्ष है, वास्तव में इसमें शामिल है, बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वो धन शोधन अपराध का दोषी हो। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। ए पर्सन है, उसने मनी कलेक्ट की है और मनी की है इलीगल मीन से, ठीक है। ये इलीगल मीन से जो इसने मनी कलेक्ट की है, इसको कलेक्ट करके इसने अपने भाई, अपने भतीज, इन सब के नाम पर जमीन ले ली है, लैंड ले ली है, और इसको व्हाइट मनी में दिखा रहा है। मतलब क्या कह रहा है, ये बेदाग संपत्ति है, इसको हमने ईमानदारी से खरीदा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में अपराधी माने जाते हैं। इस अधिनियम में धन शोधन निवारण अधिनियम 2009 और धन शोधन निवारण अधिनियम संशोधन है, याद रखना, अमेंडमेंट लिखा है, ठीक है। ये संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और हार्शनेस लाई जा सके और इसको कठोर बनाया जा सके, ताकि लोग मनी लॉन्ड्रिंग करना पूरी तरह बंद कर दें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश में बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं बंद हो सकती? क्योंकि जो करप्शन करते हैं वो करप्शन कहां जाएगा, इसी में तो है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थानों, मध्यस्थों, सभी ग्राहकों की पहचान जरूरी कर दी है। आपको पता होगा केवाईसी बहुत जरूरी है। ई केवाईसी आज की डेट में होती है कि आपके अकाउंट में पैसा है तो आपके घर में चले जाए, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो है वो धन शोधन अपराध से जुड़े मामलों की जांच करता है। ईडी जो है एक कानूनी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, जो आर्थिक मामलों से लड़ती है। जैसे आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल भाई साहब फंसे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे थे। इसका गठन विशेष मुद्रा विधिनियम के तहत किया गया है। विनियम नियंत्रण को भी ये करती है। अगर आपसे फॉरेन से भी पैसा आ रहा है और उसको भी आप रेगुलेट करने की कोशिश करें, वो भी यही देखेगी। पीएमएलए एक न्याय निर्णय प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है, जो क्या करता है, संपत्ति जब्त करता है, ठीक है। इसमें न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापना की परिकल्पना की गई। कहा गया है कि आप इसमें अपील कर सकते हैं। अब विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने की परिकल्पना की गई है। भाई ऐसे कोई भी केस आते हैं तो आप स्पेशल कोड प्रूफ करिए, स्पेशल कोड बनाइए, ताकि ऑन टाइम इन चीजों का रिजल्ट आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केंद्र सरकार को इस प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत के बाहर किसी भी देश के सरकार के साथ समझौते करने की अनुमति देते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो क्या करते हैं, किसी भी देश से अपनी चीजों को रेगुलेट करके वहां से एक नया कानून बना सकते हैं। अब जैसे अभी क्या है, एक होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यार्पण की नीति। ये प्रत्यार्पण की संधि हमारी यूके के साथ नहीं है, इसीलिए विजय माल्या आज तक हमारे देश में वापस नहीं है। विजय माल्या को ब्रिटेन से ला नहीं सकते, उनके खिलाफ मुकदमा ब्रिटेन में चला सकते हो। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा है 45। इसमें धन शोधन अपराधों से संबंधित जमानतों का प्रावधान है। यह धारा संशोधन आरोपी व्यक्ति को जमानत देने में कड़ी शर्त लगाती है। पहली दोहरी शर्त है 45(1) के तहत धन शोधन का आरोपी व्यक्ति जो है 2 शर्तों को पूरा करेगा। पहला, न्यायालय के पास ये मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि अभियुक्त का अपराध का दोषी नहीं है। पहला तो उसने अपराध किया ही नहीं। दूसरा, छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं। अदालत को आश्वस्त होना दे जमानत पर रिहा होने के बाद वह अपराध करने की संभावना नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं, मतलब जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको मार नहीं डालेगा। गैर जमानती अपराध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गैर जमानती माने जाते हैं। अदालत के बाद जमानत देने की विवेकाधीन शक्तियां। जमानत आरोपी के लिए स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं, मतलब इसमें जमानत खुद नहीं मिलेगी, अगर कोर्ट चाहे दूसरे से। संशोधन और न्यायालय के निर्णय। धारा 45 में कठोर प्रकृति के कारण न्यायालय में कई चुनौतियां आई।
तर्क दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भाई हमारे पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ है ये। यहाँ पर कहा जाता है कि भाई इसके तहत आप ये काम नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय में निकेश ताराचंद्र शाह बना भारत संघ हुआ था, इसमें असंवैधानिक करार दिया गया था। 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के माध्यम से इसे दोबारा पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस के तहत कहा कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, विवेकाधीन नहीं। अगर व्यक्ति आरोपी नहीं है तो उसको छोड़ने की हमारी आवश्यकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में इस बात पर जोर दिया गया किसी भी अभियुक्त की बीमारी और दुर्बलता धन शोधन अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए वैध अधिकार हो सकता है। भाई आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, आप बीमार हो तो आपको जमानत दी जा सकती है। अब हाल में एक फैसले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने, है ना, एक विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी को उनके गंभीर स्वास्थ्य के कारण अंतरिम जमानत दी। अब इनकी बीमारी बहुत सीरियस थी तो इनको जमानत दे दी गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 45 में जमानत की कठोर शर्तें लगाई जाती हैं। अदालतों के मानना पता आरोपी पूरी तरह निर्दोष है और दोबारा अपराध करने की संभावना नहीं है। भाई अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया तो अब दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, ये चीज श्योर होनी चाहिए। हालांकि धारा 45(1) में एक प्रावधान अदालत को नाबालिगों, महिलाओं और बीमारों और अशक्त व्यक्तियों को इन छूटों को देने का विवेकाधिकार देता है। कोई नाबालिग, कोई महिला है, कोई बीमार है, कोई अशक्त व्यक्ति है, उसको आप छूट दे सकते हो। अदालत इस मामले प्रावधान पर प्रकाश डाला है। मूलचंदानी के बिगड़ते स्वास्थ्य जिसमें हृदय और गुर्दे की समस्याएं थी, साथ में उन्हें मधुमेह और हाई बीपी था, जमानत का पर्याप्त आधार बना और इनको जमानत दे दी गई। तो ये क्या बताता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की थी, क्या कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि भाई अगर हमें हाई बीपी है, हमें ब्लड शुगर है तो हमें जमानत दे दी जाए। और उनको जमानत मिली, बहुत बाद में मिली, बट ये हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपको जमानत मिल जाए।